हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा लेकर आ रही हूँ क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है कृतिका भाग 2। हिंदी की पूरक पुस्तिका है। ध्यान रखिएगा, हमारे क्लास 10th में 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी, और इनमें दोनों में ही बुक्स आपकी अलग अलग रहती हैं। अब ये देखना है कि आपके स्कूल में कौन सा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अगर कोर्स ए है तो उसकी 2 बुक रहती है, क्षितिज और कृतिका। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी की पूरक पुस्तिका कृतिका भाग 2 के तृतीय अध्याय में क्यों लिखता हूँ के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो इससे पहले मैं ये पाठ समझा चुकी हूँ। ये पाठ लिखा है हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय द्वारा लिखा। उन्होंने अपने मन के उद्गार निकाल कर रखे हैं कि आखिर कोई लेखक क्यों लिखता है। तो यहाँ लेखक ने बताया कि बहुत कारण होते हैं, बाहरी दबाव होता है, अभ्यंतर विवशता होती है कि हम अंदर से बहुत ज़्यादा विवश हो जाते हैं। तो उस विवशता को कम करने के लिए हम लिखते हैं, लोगों को बताने के लिए हम लिखते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर के एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चंस हमारे इस चैप्टर के बाद दिए गए हैं उनको हम कर रहे हैं। तो इस बुक में आपके सामने 8 क्वेश्चन जो हैं प्रस्तुत किए गए हैं, तो उन्हीं के आंसर्स लेकर आई हूं मैं आज। चलिए करते हैं फटाफट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? उन्होंने बोला ना कि हम कोई चीज़ें प्रत्यक्ष अनुभव जब तक नहीं करते, सामने जाकर उसको फील नहीं करते हैं, तब तक की अपेक्षा अनुभूति, कोई भी चीज़ हमने देखी, प्रत्यक्ष देखना और उसको फील करना 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ उन्होंने देखा, जैसे उन्होंने बताया भी कि जब हिरोशिमा पे परमाणु बम गिरा था तो वो सारी चीज़ों को बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने लेख लिखा। लेकिन उसको अनुभव उन्होंने कब किया? जब वो हिरोशिमा गए, वहाँ पर अस्पतालों में लोगों को देखा, तब उससे ज़्यादा, इतना ज़्यादा अनुभव किया कि उससे विवश होकर उन्होंने तब कविता लिखी। वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। लेखक की मान्यता है कि सच्चा लेखन भीतरी विवशता से पैदा होता है, कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करते हैं, यह विवशता मन के अंदर से उपजी अनुभूति से जागती है, बाहर की घटनाओं को देखकर नहीं जागती। यानी कि हम सिर्फ घटनाओं को देख लें, उससे नहीं जागती जब तक उसको हम अंदर से महसूस नहीं करते। जब तक कवि का हृदय किसी अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदित नहीं होता, उसमें अभिव्यक्त होने की पीड़ा नहीं अकुलाती, तब तक वह कुछ लिख नहीं पाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक वो किसी चीज़ को अंत से बहुत अच्छे से फील नहीं करते, लिखने के लिए विवश नहीं होते, तब तक वो पूरी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं लिखने के लिए। होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हम सिर्फ ऐसे लिख देते हैं। एक होता है कि हम पूरे जस्टिफिकेशन, पूरी सारी चीज़ों के साथ लिखें, तो वो होते हैं जब तक हम उस चीज़ को अच्छे से अनुभव नहीं करते हैं। तो यही कारण उन्होंने, लेखक ने अपने लिखने का बताया है कि मैं भीतरी विवशता से विवश होकर ही लिखता हूँ। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया? जब उन्होंने पत्थर पर बनी वो उजली छाया आकृति को देखा, तब उन्होंने अपने आप को उस हिरोशिमा का भोक्ता का तात्पर्य होता है कि जब बम फटा होगा, वहां पर गिराया गया और वो फटा, तो उस समय वो खुद वहां पर महसूस रहे होंगे और उन्होंने उस चीज़ को फील करना होता ना। एक सिर्फ देख लेना और एक चीज़ों को हम सिर्फ इमेजिन करके फील करते हैं, तो वो चीज़ें इमेजिनेशन में कि मैं खुद वहां पर रहा हूँगा, मुझे ऐसा लगता है। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणामों को अखबारों में पढ़ चुका था। जापान जाकर उसने हिरोशिमा के अस्पतालों में आहत लोगों को भी देखा था, अणु बम के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा था, और देखकर भी अनुभूति ना हुई, इसलिए भोक्ता नहीं बन सका। फिर एक दिन वहीं सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। यानी कि उन्होंने अखबार में पढ़ा भी, उन्होंने अस्पताल में लोगों को देखा भी, सब कुछ लोगों से सुना भी, तब भी वो उसे अंदर तक इतना महसूस नहीं कर पाए। जब उन्होंने उस पत्थर पर उजली सी छाया को देखा, तब वो उसको ज़्यादा अंदर तक महसूस कर पाए। फिर एक दिन सड़क पर घूमते हुए एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया देखी। उसे देखकर विज्ञान का छात्र रहा लेखक सोचने लगा कि विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट से बिखरे हुए रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणों से उसमें रुद्र हो गई होगी और जो आस पास से आगे बढ़ गई।
पत्थर को झुलसा दिया, अवरुद्ध किरणों ने आदमी को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी ये जैसे पत्थर पर लिखी हुई। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया। कहने का मतलब है कि आप देखो ना, जब कोई चीज ब्लास्ट होती है, आप इसको ऐसे भी समझो, आपने दिवाली में बहुत सारे पटाखे भी जलाए होंगे, तो वो चीजें हैं कि मान लीजिए अगर आप किसी पत्थर के ऊपर रखकर वो बम ब्लास्ट करते हो तो देखो क्या होता है, उस पत्थर पे कहीं ना कहीं निशान बन जाता है ना। तो वही चीज हुआ होगा कि जब वो हुआ तो सामने खड़ा जो आदमी है वो भाप बनकर उड़ गया, यानी कि पूरी तरीके से राख हो गया होगा। वो इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट रहा होगा। प्रश्न संख्या 3 है, मैं क्यों लिखता हूं के आधार पर बताइए। यानी कि ये जो पाठ है उसके आधार पर आपको 2 चीजें का आंसर देना है। पहला है, लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। तो जैसे आपको पता है कि आंतरिक विवशता ही उन्हें ज्यादा प्रेरित करती है लिखने के लिए। दूसरा है, किसी रचनाकार की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे को कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित कर सकती है। यानी कि कोई भी अगर लेखक है वो लिख रहा है तो उसकी रचना को पढ़कर हम लिखने के लिए कैसे प्रोत्साहित हो सकते हैं। ये 2 चीजों पर आपको टिप्पणी करनी है। तो देखिए यहाँ पर है, लेखक को यह जानने की प्रेरणा लिखने के लिए प्रेरित करती है वह आखिर लिखता क्यों है। यह उसकी पहली प्रेरणा है। स्पष्ट रूप से समझना हो तो लेखक 2 कारणों में लिखता है। पहला, भीतरी विवशता से लिखता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या था, हमने पूछा था ना, लिखना है लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती। तो मैंने बताया ना, भीतरी विवशता। तो यहाँ क्या दिया है, कभी के मन में ऐसी अनुभूति जाग उठती है कि वह उससे अभिव्यक्त करने के लिए व्याकुल उठता है। यानी कि मन में ऐसे भाव उठते हैं कि उन भावों से छुटकारा पाने के लिए वो लिखने को विवश हो जाता है। दूसरा है, कभी कभी वह संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजों से तथा आर्थिक लाभ के लिए भी लिखता है। यानी कि कभी कभी भाई बाहरी दबाव भी होते हैं लिखने के लिए, परंतु दूसरा कारण उसके लिए जरूरी नहीं है। वह पहला कारण अर्थात मन की व्याकुलता ही उसके लेखन का मूल कारण बनती है। यानी कि पहली चीज उसे इतना प्रभावित करती है लिखने का कारण उसका मेन यही है। दूसरी चीज यानी कि बाहरी दबाव उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालता लेखन के लिए। प्रश्न संख्या 4 है, कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। ये बाह्य दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। अब यहां पर उन्होंने बताया कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति यानी कि अंदर की जो अनुभूति है, स्वयं के अनुभव के साथ साथ, यानी कि स्वयं के अनुभव के साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्व। बाह्य दबाव क्या है, आर्थिक हो सकता है, संपादक का आग्रह हो सकता है, बहुत सारे तकाजों का प्रेशर हो सकता है, ये सारी चीजें। तो आपको ये बाह्य दबाव कौन कौन से हैं आपको ये बताना। जैसे मैंने आपको बताया बाह्य दबाव हमारे क्या हैं, तो देखिए क्या, कुछ रचनाकारों की रचनाओं में स्वयं की अनुभूति से उत्पन्न विचार होते हैं, जो हमने फील किया हम वो लिखते हैं, और कुछ अनुभवों से प्राप्त विचारों को लिखा जाता है। इसके साथ ऐसे कारण यानी कि बाह्य दबाव भी उपस्थित हो जाते हैं जिससे लेखक लिखने के लिए प्रेरित हो उठता है। ये बाह्य दबाव है, यानी कि अंदर की व्यवस्था तो है ही जो हमें जो प्रेशर में दे रही है कि हमको लिखना है, अपने अंदर के भाव को व्यक्त करने के लिए हमें लिखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाह्य दबाव भी बहुत ही ज़्यादा असर डालते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सामाजिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं वो। दूसरा है आर्थिक लाभ की आकांक्षा हो सकती है, यानी कि हम ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं इसलिए लिखते हैं। प्रकाशकों और संपादकों का पुनः पुनः आग्रह हो सकता है कि भाई जो मैगजीन के पब्लिक होते हैं, संपादक होते हैं, और जो आपके पब्लिकेशंस होते हैं वो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि प्लीज़ सर कुछ लिख दीजिए हमारी मैगजीन के लिए, हमारे न्यूज़पेपर के लिए, वो हो सकता है। विशिष्ट के पक्ष में विचारों को प्रस्तुत करने का दबाव हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा बहुत ही क्या कहते हैं फेमस व्यक्ति है कि जिससे पक्ष में हम अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सभी बाहरी दबाव हैं जिसके कारण लिखा जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, क्या बाह्य दबाव केवल लेखन से जुड़े रचनाकारों को ही प्रभावित करते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े कलाकारों को भी प्रभावित करते हैं। तो इनका यहाँ पर पूछना ये है
कि जो लेखन है, यानी कि जो कवि हैं, जो लेखक हैं, यही सिर्फ बाहरी दबाव के कारण लिखते हैं, या जो अन्य कलाकार होते हैं जैसे कि आपके सिंगर हैं, आपके डांसर्स हैं, पेंटर्स हैं, ये सभी भी क्या बाहरी दबाव के में आकर काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। इन सबको भी बाहरी दबाव के कारण काम करना पड़ता है। बाहरी दबाव सभी प्रकार के कलाकारों को प्रेरित करते हैं। उदाहरणतः अधिकतर अभिनेता, गायक, नृत्यक, कलाकार अपने दर्शकों, आयोजकों, श्रोताओं की मांग पर कला प्रदर्शन करते हैं। अब मान लीजिए कोई एक फेमस सिंगर है, ठीक है, उसका गला बहुत अच्छा है, तो अगर वो किसी पार्टी में पहुंच जाए तो भाई उसके जो प्रशंसक हैं, जो श्रोतागण हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज़ एक गाना गा दीजिए। तो वो उस प्रेशर, बाहरी दबाव में आकर गाना गा देता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक ऑन द स्पॉट क्या कहते हैं पेंटर है, तो वो ऐसे तो बनाता ही बनाता है, अगर वो किसी के घर पहुंच जाए तो वो ये भी रिक्वेस्ट करेगा ना कि वहाँ के जो क्या कहते हैं होस्ट होंगे कि सर प्लीज़ हमारी एक पेंटिंग बना दीजिए, तो भी बनाएगा। तो ये सभी क्या है, रिक्वेस्ट है, तो ये बाहरी दबाव हुआ ना। अमिताभ बच्चन को बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक अभिनय का आग्रह ना करें तो शायद अब वे आराम करना चाहें। बात सही है, इतनी एज हो चुकी है उनकी, 80s के आसपास आ गए हैं वो, तो अब अगर ये लोग ना प्रेशर डालें तो वो काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना, वो अब आराम करना चाहेंगे। इसी प्रकार लता मंगेशकर भी 50 साल से गाते गाते थक चुकी होंगी। अब फिल्म निर्माता, संगीतकार, प्रशंसक भी ही उन्हें गाने के लिए बाध्य करते होंगे। माना कि अब लता मंगेशकर नहीं रही, लेकिन जब तक वो थी तो तब तक लोग करते होंगे ना कि भाई आवाज़ तो उम्र के साथ थोड़ा सा ढल जाती है ना। अमिताभ बच्चन के साथ भी देखिए कि वो इतने एज वाले हो गए लेकिन तब भी वो कार्य करते हैं। तो ये क्या है, ये सभी बाहरी दबाव है, क्योंकि इतनी एज के बाद आदमी थक जाता है, वो रेस्ट करना चाहता है। प्रश्न संख्या 6 है, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, ये आप कैसे कह सकते हैं? बात सही है। अंतः क्यों है? क्योंकि अगर उनके ऊपर पहले दबाव होता तो वो लेख की जगह कविता तभी लिख देते। अंतः उनकी विवशता रही तभी उन्होंने, और बाहरी दबाव क्यों रहा? क्योंकि भाई जो आपके संपादक हैं, इन लोगों ने भी डिमांड करी होगी, इसलिए उन्होंने लिखा। तो ये चीज़ आपको व्यक्त करनी है। हिरोशिमा पर लिखी कविता हृदय की अनुभूति प्रस्फुटित होती हुई भावों और शब्दों के जीवंत हो उठती है, यानी कि जो अंदर की जो विवशता है वो शब्दों के माध्यम से बाहर आई है। कवि ने हिरोशिमा के भयंकर रूप को देखा था, आहत लोगों को देखा था। उसे देखकर लेखक के मन में उनके प्रति सहानुभूति तो उत्पन्न हुई होगी, किंतु उसकी व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बनी। जब पत्थर पर मनुष्य की काली छाया को देखा तो उन्हें अपने हृदय के अणु बम के विस्फोट का प्रतिरूप त्रासदी बनकर उनके मन में सामने लगा। तो क्या कहने का मतलब कि जब उन्होंने सब उन भोक्ताओं से मिले, सब कुछ हुआ, तो शायद वो उसको इतना ज़्यादा महसूस नहीं कर पाए, लेकिन जब पत्थर पर बनी उस छाया को देखा तो उनको लगा कि शायद उनके अंदर ही कहीं अणुबम विस्फोट हो गया। वही त्रासदी जीवंत होकर कविता में परिवर्तित हुई। इस तरीके से हिरोशिमा पर लिखी कविता अंतः दबाव का परिणाम थी। बाह्य दबाव मात्र इतना हो सकता है कि जापान से लौटने पर लेखक ने अभी तक कुछ नहीं लिखा, वह इससे प्रभावित हुआ होगा और कविता लिख दी। तो बाह्य दबाव सिर्फ इतना पड़ा कि भाई आप कहीं से आ रहे हो, भाई आप लेखक हो, कवि हो, तो आपने वहां पर जो चीजें महसूस करी उस पर आप कुछ लिखो, तो इसलिए उन्होंने ये बाहरी दबाव रहा होगा। लेकिन अंतः विवशता इतनी थी क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए थे। प्रश्न संख्या 7 है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है, बताइए। हमारे आसपास आजकल विज्ञान समाया हुआ है। आप मुझे जिस जरिए से देख रहे हैं वो भी विज्ञान का है। आप एसी हो, फैन हो, मोबाइल हो, इवन आपके किचन में ही आप देखिए गैस है, मिक्सर ग्राइंडर है, अवन है, टोस्टर है, ग्रिलर है, इंडक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप विज्ञान के ज़रिए ही देख रहे हो। इवन आप सिंपल कैंची जो इस्तेमाल कर रहे हो वो भी विज्ञान की ही देन है। तो विज्ञान हमारे आसपास है, लेकिन उसका दुरुपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है आपको ये बताना है। आजकल विज्ञान का दुरुपयोग अनेक जानलेवा कामों के लिए किया जा रहा है।
आज आतंकवादी संसार भर में मनचाहे विस्फोट कर रहे हैं। अब ये जो बम बना ये भी विज्ञान की ही तो देन है। कहीं अमेरिकी टावरों को गिराया जा रहा है, कहीं मुंबई बम विस्फोट किए जा रहे हैं, कहीं गाड़ियों में आग लगाई जा रही है, कहीं शक्तिशाली देश दूसरे देशों को दबाने के लिए उन पर आक्रमण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इस समय प्रेजेंटली कई जगहों पर युद्ध चल रहा है। तो ये भी क्या है, आप जो युद्ध कर रहे हो उसके लिए जो आप मिसाइलें, टैंक, गन्स, जितनी भी चीजें यूज कर रहे हो, ये भी तो सब विज्ञान का ही दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप दूसरों की जान लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया तथा वहां के जनजीवन को तहस नहस कर डाला। विज्ञान के दुरुपयोग में चिकित्सक बच्चों का गर्भ में ही भ्रूण परीक्षण कर रहे हैं। अब आप क्या होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, पेट में ही पता कर लिया जाता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की है तो उसे मार दिया जाता है। तो ये तो भाई बहुत, अब तो इसको क्राइम घोषित कर दिया गया है। अब बहुत जगह ये सारी चीज़ें बंद हो गई, लेकिन चोरी छिपे अभी भी ये काम होता है। तो ये भी गलत है। इससे जनसंख्या का संतुलन बिगड़ रहा है। अब मान लीजिए अगर सिर्फ लड़के लड़के हो जाएंगे, आप सिर्फ एक इसको इमेजिन करके देखो कि सारी लड़कियों को अगर गर्भ में ही मार दिया जाए तो वो संतुलन किस तरीके से बिगड़ाएगा। क्योंकि भाई जीवन को चलाने के लिए एक स्त्री और पुरुष दोनों का ही होना जरूरी है। अब इसका जीवन तो आप हरियाणा में ले लो, हरियाणा में किस तरीके से जो है ये असंतुलन हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे वो स्टेबल हो रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसमें ये सारी चीजें गड़बड़ियां हुई, लेकिन अब लोगों ने इस चीज के बारे में जागरूक हुए हैं और ये सारी चीजें सही हो रही हैं। विज्ञान के दुरुपयोग में किसान कीटनाशक और जहरीले रसायन छिड़क कर अपनी फसलों को बढ़ा रहे हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें। देखिए पहले क्या हुआ था, आप 80s के टाइम में अगर चले जाओ तो ये पेस्टिसाइड्स वगैरह लोगों को पता ही नहीं थे। ये जो आपको यूरिया वगैरह डाला जाता है, ये सारी चीज़ें लोगों के बाहर को, किसानों को पता ही नहीं थी। इवन घरों में जो गाय बैल और ये होते थे, इन्हीं के गोबर को ही खेतों में डाला जाता था और हम लोग यही इसी से खाना खाते थे। मतलब वही जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब ये यूरिया वगैरह के चक्कर में क्या हुआ कि बहुत ही ज्यादा जो है इसका नुकसानदेह हो गया है। विज्ञान के उपकरणों के कारण ही वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बर्फ पिघलने का खतरा बढ़ रहा है तथा रोज रोज भयंकर दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये सभी किस कारण से हो रहा है? विज्ञान के दुरुपयोग के कारण हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? अब यहाँ पर आपके थॉट्स पूछे गए कि आप तो नागरिक हो, ऐसा तो नहीं बोल सकते कि आप नागरिक नहीं हो। तो आप अगर इस विज्ञान के दुरुपयोग को देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, ठीक है, अब जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं तो इसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसका भी दुरुपयोग ही हो रहा है ना। तो उसको आप किस तरीके से रोक सकते हो, आपको ये बताना है। तो इसमें आप जो जो कर सकते हो वो लिखो। मैं आपको यहाँ पर कुछ आइडिया दे सकती हूँ। देखो मैंने कैसे लिखा है आपको लिए। एक संवेदनशील युवा नागरिक होने के कारण विज्ञान का दुरुपयोग रोकने के लिए हमारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित कार्य करते हुए मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकता हूँ। ठीक है, अब हम कैसे कर सकते हैं? पहला पॉइंट है प्रदूषण फैलाने तथा बढ़ाने वाले उत्तरदायी कारकों यानी कि प्लास्टिक, कूड़ा कचरा आदि के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के साथ साथ लोगों से अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण के लिए हानिकारक वस्तुओं का उपयोग ना करें। अब देखिए ये प्लास्टिक भी तो विज्ञान की ही देन है। तो ये आजकल आप जानते हो कि प्लास्टिक के बारे में बहुत सारे लोग अवेयर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो उन लोगों को समझाएंगे, अवेयर करेंगे कि प्लास्टिक का उपयोग ना करें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। नेक्स्ट आते हैं, विज्ञान के बनाए हथियारों का प्रयोग यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्यों के विनाश के लिए नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो इसके लिए वर्क कर रहे हैं। तो आप भी उसका एक पार्ट बन सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, सरकारों को इसके प्रति सचेत कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। विज्ञान की चिकित्सीय खोज का दुरुपयोग कर लोग प्रसव पूर्ण संतान के लिंग की जानकारी कर लेते हैं तथा कन्या शिशु की भ्रूण हत्या कर देते हैं, जिससे सामाजिक विषमता और लिंगानुपात की असमानता आती है। इस बारे में आम जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। भाई लोग क्या करते हैं, वो लड़कियों को एक बोझ की तरह लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को समझाएंगे कि वो लिंग परीक्षण नहीं करवाएं और जिससे कि समाज का जो अनुपात है वो बना रहे।
ये आप एक काम कर सकते हो लोगों को समझाने का। टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करूंगा और समाज उपयोगी कार्यक्रमों के प्रसारण का अनुरोध करूंगा। भाई टीवी भी तो हमारे विज्ञान की ही देन है, उस पर आजकल बहुत सारा अश्लील कार्यक्रम परोसा जा रहा है, तो आपको उसके प्रति जो है बताना है, विरोध करना है। ऐसे चैनल्स जो इसको प्रमोट कर रहे हैं उनके खिलाफ आप काम कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, आप कोर्ट में इसके लिए आवेदन दे सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो इसका भी आप एक तरीके से विज्ञान के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। विज्ञान अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है, यह बात लोगों तक फैलाकर उसके दुरुपयोग के परिणामों को बताने का प्रयत्न करेंगे कि विज्ञान को अपना सेवक बनाकर रखिए, स्वामी बनाकर नहीं। अर्थात ऐसा नहीं कि अगर विज्ञान की कोई चीज नहीं है तो हमारे घर के काम रुक जाएं। ये चीजें लोगों को समझाइए कि उसे एक सेवक के रूप में इस्तेमाल करिए, उसे अपना स्वामी नहीं बनने दीजिए। आप उसके गुलाम मत बनिए। अब मान लीजिए बहुत जगह ऐसी चीजें होती हैं कि घर में अगर मिक्सी खराब हो गई तो आज खड़े मसाले की सब्जी खा लो, नहीं बनेगा। अरे भाई, सिल है, बट्टा है, अपने आप पीस के देखो, अपने हाथ मेहनत करोगे आपके ये हाथ मजबूत होंगे। गाड़ी नहीं है तो पैदल चल के देखो, है ना, थोड़ा सा पैदल भी चलो, सेहत के लिए अच्छा है। भाई पुराने समय में आप जाओ, अगर अपने दादा दादी से पूछो जाके, तो पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते थे, उनको बीमारी छूती तक नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे। ये जो आजकल हमारे सामने पास इतने सारे गैजेट्स आ गए हैं ना हमारी हेल्प के नाम पर, उसने एक तरीके से हमको बीमार कर दिया है। क्यों? क्योंकि हम लाचार हो गए हैं, ये चीज़ें नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते हैं। पहले लोग मीलों पैदल चल लेते थे, अभी आप हमसे 1 किलोमीटर पहले पैदल चलने को बोल दो तो हमारी तो हालत बुरी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं हम इसके गुलाम बनते चले जा रहे हैं। आपको विज्ञान को अपने कंट्रोल में रखना है, अपने आप को विज्ञान के कंट्रोल में आने से बचाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लोगों को समझानी है। तो देखा किस तरीके से इस चैप्टर के हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी फटाफट कर लिए। जहां इस चैप्टर ने हमें लेखकों और कवियों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, वहीं पर हमने भी विज्ञान के बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करी। तो ऐसे ही कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आप तक अभी तक आपको नहीं पढ़ाए, ना आपने बुक में पढ़े हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म यानी कि डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। पढ़ते रहिए, अपनी अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। तो लेकर आऊँगी नई वीडियो अगली बार। थैंक यू, बाय बाय।